दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक औरत के एक घोड़े का सच्चा वाकया बताने वाले हैं, जिसमें एक औरत अपने घोड़े से खूब प्यार करती थी। उसके बाद उस घोड़े ने औरत के साथ जो किया, उसे जानकर आप एकदम हैरान हो जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखते रहिए और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर जानवर पालना एक आम सी बात है। भारत में पालतू जानवर के तौर पर कुत्ते, बिल्ली, ऊंट और कुछ जगह पर लोग घोड़े पालने के भी शौकीन होते हैं। लेकिन इस शौक को पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। एक बार एक भारतीय औरत ने घोड़ा पाला, फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर पूरा गांव सदमे में आ गए। दोस्तों, हम आपको बता दें, ये वाकया भारत के पंजाब इलाके में पेश आया। यहाँ पर किसी जमाने में एक भागीचारण औरत रहती थी, जिसकी उम्र तकरीबन 28 साल बताई जा रही है। ये वाकया उस दौर का है जब भारत पर अंग्रेज हुकूमत किया करते थे और अंग्रेजों ने रियासत के उसूल यहाँ के राजा के हवाले कर रखे थे। हम आपको बता दें, यहाँ का राजा बहुत बुरा इंसान था। वो अक्सर अपने लोगों पर जुल्मों सितम किया करता था। एक बार का जिक्र है कि एक राजा ने शिकार का प्रोग्राम बनाया। इसके लिए उसने गांव भर से घोड़े मंगवाए। खूब तहकीक के बाद राजा के आदमियों ने भागीचारण का भी घोड़ा चुन लिया और फिर उसको राजा के सामने पेश करके कहा, महाराज, ये घोड़ा इंतहाई आला किस्म का है और इसकी तरबियत भी बहुत अच्छे तरीके से की गई है। राजा ने जब उस घोड़े की खूब तारीफ सुनी तो राजा उस घोड़े की सवारी करने लगा। सवारी के बाद राजा भी उस घोड़े का गुणगान करने लगा। उसने भागीचारण औरत से कहा कि वो ये घोड़ा उसे बेच दे, उसके बदले में उसे मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी। मगर वो औरत अपने उस घोड़े को बेचने पर राजी नहीं हुई और उसने राजा से कहा, मेरा ये घोड़ा इतना कीमती है कि वो अपनी सारी रियासत देकर भी इस घोड़े को हासिल नहीं कर सकता। ये बात सुनकर सारे दरबारी और राजा सब हैरान हो गए। राजा ने भागीचारण से पूछा कि ये बताओ, तुम्हारे घोड़े में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से इसकी इतनी ज्यादा कीमत है। ये सुनकर भागीचारण ने कहा, वो अपने इस पालतू घोड़े का राज किसी को नहीं बता सकती। दोस्तों, फिर एक लंबी बहस के बाद राजा ने देखा कि भागीचारण अपना घोड़ा किसी भी हाल में बेचने को राजी नहीं है। तो राजा ने भागीचारण से उसका घोड़ा उधार मांग लिया और फिर बादशाह उस औरत से कहने लगा, हम एक बार इस घोड़े पर बैठकर शिकार करना चाहते हैं। उसके बाद इस घोड़े को इसी हाल में तुमको वापस कर देंगे, क्योंकि हमें तुम्हारा ये घोड़ा बहुत ज्यादा पसंद आया है। ये सुनकर भागीचारण ने राजा से कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। इसके लिए आपको मेरे घोड़े को शाही घोड़े का खिताब देना होगा और इसकी देखभाल पर आने वाला खर्च आपको 1 साल तक अदा करना होगा। राजा ने जब यह शर्त सुनी तो हैरान हो गया। कुछ देर सोचने के बाद राजा ने भागीचारण की यह शर्त मंजूर कर ली और कहा, ठीक है, शिकार से वापस आने के बाद हम तुम्हारी ये शर्त को पूरा कर देंगे। उसके बाद भागीचारण ने अपने घोड़े को राजा के हवाले कर दिया। राजा उस पर बैठकर एक दिन शिकार पर चला गया। जंगल में घोड़ा तेज तेज दौड़ता जा रहा था। राजा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर घोड़ा ना रुका। घोड़ा जंगल के घने हिस्से की तरफ दौड़ता चला गया। ये देखकर राजा के सिपाही और उसके साथ जो आदमी थे, सब के सब हैरान थे कि इससे पहले राजा ने इतने घने जंगल में कभी शिकार नहीं किया। ये सब लोग भी राजा के पीछे पीछे चलते गए। राजा का घोड़ा काफी देर तक ऐसे ही दौड़ता रहा और उन्हें जंगल के एक ऐसे हिस्से में ले गया जिसे कोई नहीं जानता था। राजा ने देखा, यहाँ पर शिकार के लिए परिंदे और जानवर लातादाद मौजूद हैं और हर तरफ जंगली फल भी मौजूद थे और मीठे पानी के चश्मे भी बह रहे थे। ये देखकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने वहां पर जी भरकर शिकार किया, मीठा पानी पिया, फल भी खाए और फिर वापस महल की तरफ लौट पड़ा। शिकार से लौटने के बाद राजा ने वो घोड़ा भागीचारण को वापस लौटा दिया। लेकिन घोड़ा लौटाते हुए राजा बहुत दुखी था। राजा जान गया था कि ये घोड़ा बहुत कीमती है, इसमें कोई तो राज छुपा हुआ है। फिर सुबह को राजा ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ भागीचारण और उसके घोड़े पर नजर रखो और वो राज मालूम करो। राजा के सिपाही भागीचारण के घर के पास पहुंचकर घात लगा दिया और उस पर नजर रखने लगे। कुछ दिन तक उन्होंने देखा, हर रोज सवेरे भागीचरण उस घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ जाती है। थोड़ी देर के बाद वो वापस आती है तो उसके हाथ में एक फल का टोकरा होता है। उस फल को बेचकर वो काफी अच्छी रकम कमा लेती है। इसके अलावा कभी कभी वो जंगली जानवर का शिकार भी कर लाती, जिसे बेचकर वो अच्छी रकम कमा लेती।
ये सारी बातें सिपाहियों ने जाकर राजा को बता दिया। फिर राजा ने भागीचारण को फौरन अपने दरबार में बुलाया और इसकी वजह पूछी। तो भागीचारण ने बताया कि मुझे बचपन से ही जानवरों से बहुत मोहब्बत है। मैं जानवरों से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए जहां पर भी मैं भूखे जानवर को देखती हूँ, उन्हें खाना खिलाने लगती हूँ। ये सिलसिला मेरी जवानी तक ऐसे ही जारी रहा। एक बार मैं घने जंगल से गुजर रही थी, तो मैंने देखा एक जगह पर एक घोड़ा का बच्चा पड़ा हुआ तड़प रहा था। तो मैं उसे उठाकर अपने घर ले आई, उसकी देखभाल किया, उसे पाल लिया। तब से ये घोड़ा मुझे जंगल से फल और बहुत कुछ लाकर देता है, जिसे मैं बेचकर अच्छे पैसे कमा लेती हूँ। और यही वजह है कि ये घोड़ा बहुत कीमती है। दोस्तों, राजा और उसके दरबारी ये सुनकर बहुत हैरान हो गए। कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था, मगर राजा ने तो उस घोड़े पर बैठकर शिकार किया था। उसे भागीचारण पर यकीन था। तो राजा ने फौरन उस घोड़े को शाही घोड़े के खिताब से नवाज दिया और उसके महीने का खर्च भी मुकर्रम कर दिया। लेकिन वहां पर कुछ लोग ऐसे थे जो भागीचारण से हसद करते थे, उससे जलते थे। उन्होंने उस पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि ये अकेली औरत है, ये अपने घोड़े से नाजायज जिनसी ताल्लुक बनाती है। इसी वजह से वो हर रोज उसे जंगल में ले जाती है, ताकि घोड़े के साथ उसे शर्मनाक हरकत करते हुए कोई ना देख ले। लेकिन राजा ने इस बात को नहीं माना, क्योंकि उसके दिल में भागीचारण और उसके घोड़े के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी थी। दोस्तों, भागीचारण को यह घोड़ा जानवरों से प्यार करने और उनके हुकूक अदा करने के इनाम में अल्लाह ताला ने अता किया था। दोस्तों, इस वाक्य से हमें यह सबक मिलता है कि जानवरों से मोहब्बत करना चाहिए, उनके हुकूक अदा करने चाहिए, जानवरों पर जुल्म नहीं करना चाहिए। दीन इस्लाम में भी जानवरों और परिंदों से मोहब्बत करने और उनके हुकूक अदा करने की ताकीद दी गई है। दोस्तों, आप भी जानवरों से मोहब्बत करते हैं या आपने अपने घर में कोई जानवर पाल रखा है? तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि एक बादशाह ने अपनी बेटी की शादी एक बंदर से कर दी। फिर शादी की पहली रात बंदर ने शहजादी के साथ जो किया, वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, किसी जमाने में एक नेक बादशाह था। एक मर्तबा बादशाह अपने वजीरों के साथ सैर के लिए निकला। जंगल के करीब डेरे डाले गए। जब खाने का वक्त हुआ तो दस्तरखान बिछाया गया। इतने में बादशाह ने देखा कि एक बहुत बड़ी दरख्त पर एक बंदर बैठा हुआ सब कुछ खामोशी के साथ देख रहा है। उसमें बंदरों वाली कोई भी हरकत नहीं थी। बादशाह ने कहा कि थोड़ा सा खाना इस बंदर के सामने भी डाल दो। नौकरों ने थोड़ा सा खाना उस बंदर के सामने भी डाल दिया। बंदर पेड़ से नीचे उतर कर आता है और एक ठेकरी लेकर कोयले से कुछ लिखता है, और फिर बंदर ने वो ठेकरी बादशाह को दे दी। ठेकरी पर लिखा हुआ था, मैं वैसे खाने नहीं खाऊंगा, बल्कि जैसा दस्तरख्वान बादशाह के लिए लगाया गया है, वैसा ही मेरे लिए भी लगाया जाए। बादशाह को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसके लिए भी एक ऐसा ही दस्तरख्वान लगाओ जैसा कि मेरे लिए लगाया गया है। इसके बाद बंदर दरख्त से नीचे उतर कर आया और खाना खाकर फिर से दरख्त के ऊपर चढ़ गया। अचानक आसमान पर काले रंग के बादल छा गए। नौकरों ने जल्दी जल्दी सारा सामान समेटा। बादशाह ने नौकरों से कहा, एक टाट का टुकड़ा बंदर के सामने रख दो, कहीं वह भीग न जाए। नौकरों ने टाट का टुकड़ा बंदर के पास लाकर रख दिया। बंदर ने फिर कुछ ठेकरी पर लिखा और बादशाह को दे दिया। उस पर लिखा हुआ था, जैसा खेमा बादशाह के लिए लगाया गया है, वैसा खेमा मेरे लिए भी लगाया जाए, तब मैं आऊंगा। बादशाह के कहने पर वैसा ही खेमा बंदर के लिए भी लगाया गया। इतने में बारिश शुरू हो गई। वो बंदर दरख्त से नीचे उतरकर अपने खेमे के अंदर चला गया। कुछ दिनों के बाद बादशाह जब वापस जाने लगा, तो बादशाह ने नौकरों से कहा कि जाओ और बंदर से पूछ कर आओ, क्या वो हमारे साथ जाने के लिए तैयार है। तो बंदर ने फिर ठेकरी पर कुछ लिखा, जैसा हाथी बादशाह के लिए तैयार किया गया है, वैसा ही हाथी मेरे लिए भी तैयार किया जाए, तब मैं जाऊंगा। बादशाह बंदर के अंदर दिलचस्पी लेने लगा और उसके लिए भी अपने जैसी सवारी तैयार करवाई। जब महल के पास पहुंचे, तो बादशाह ने हुक्म दिया कि जो खेमे नौकरों के लिए है, उनमें से एक खेमा बंदर को भी दे दिया जाए। लेकिन बंदर ने फिर से लिख कर दिया कि जैसा महल बादशाह के लिए है, वैसा महल मेरे लिए भी बनवाया जाए, फिर मैं वहां रहूंगा, वरना मैं वापस जंगल में चला जाऊंगा। बादशाह के पास एक और महल भी था, जहां वो बहुत कम आया जाया करता था। वो महल बंदर को दे दिया गया। बादशाह की बीवी और नौकरों को बंदर से बहुत ज्यादा चीड़ हो गई थी। इधर बंदर ने बादशाह के महल में भी आना जाना शुरू कर दिया। बंदर मुकदमे बहुत ही गौर से सुनता। जब बादशाह कोई गलत फैसला लेने वाला होता,
तो बंदर बादशाह के हाथ से फौरन कागज को लेकर फाड़ देता और कलम से सही फैसला लिखकर बादशाह के हाथ में दे देता। शुरू में तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर बादशाह समझ गया कि बंदर की वजह से वो बहुत सारी गलतियों से बच गया है। उस बादशाह की एक खूबसूरत बेटी थी। बादशाह अपनी बेटी से दिलोजान से ज्यादा मोहब्बत करता था। बंदर को देखने का शौक बादशाह की बेटी को भी पैदा हो गया। एक दिन शहजादी अपनी सहेलियों के साथ बंदर को देखने के लिए आई। जब बंदर ने शहजादी को देखा तो उसे देखकर वह घूरने लगा। शहजादी बंदर के डर से महल के अंदर भाग गई और उसके बाद से यह होने लगा कि शहजादी जब भी बन संवर कर अपना चेहरा आईने में देखती तो पीछे से बंदर का चेहरा नजर आ जाता। पता नहीं कैसे बंदर उसके कमरे में घुस जाता। एक दिन बंदर ने पर्ची में कुछ लिखकर शहजादी के हाथ में थमाया। उस पर्ची में लिखा हुआ था कि तुम मेरे साथ शादी करोगी? यकीन करो, मैं भी बहुत खूबसूरत हूं। शहजादी जानती थी कि यह तहजीबमंद बंदर है, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। धीरे धीरे शहजादी को बंदर से हमदर्दी हो गई। जब यह बात बादशाह तक पहुंची तो उसे यह बात अच्छी न लगी कि बंदर उसकी बेटी के कमरे में आता जाता है। बादशाह अगले दिन बंदर से मिलने के लिए उसके पास आया। बंदर महल में मौजूद था। बादशाह कहने लगा कि देखो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। मैंने तुम्हारी हर बात को माना, तुम्हें अपनी बराबरी का दर्जा दिया। शायद दूसरा कोई बादशाह तुम्हारे साथ ऐसा ना करता, और अब तुमने मेरी बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया है। ये बात मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगी। इससे पहले कि मैं कुछ सख्त कदम उठाऊं, तुम बाज आ जाओ। बंदर झट से महल से कागज और कलम लेकर आया और कुछ लिखकर बादशाह को दे दिया। उसमें लिखा हुआ था, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। बादशाह तो ये पढ़कर हक्का बक्का रह गया कि अपनी फूल जैसी शहजादी की शादी इस बंदर से ये तो कभी भी नहीं हो सकता। बादशाह ने कहा कि ऐसा तो मेरी जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकता। बंदर ने लपक कर बादशाह के कमर से तलवार निकाली और दूसरे हाथ से लिखा, अगर ऐसा आपकी जिंदगी में नहीं हो सकता तो मरने के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपको मारकर आपकी बेटी से शादी कर लूंगा। आप मेरे मोहसिन हैं। आपने मुझे इस महल में रखा, मेरे खाने पीने का इंतजाम किया। मैं आपको मारकर अपने हाथ आपके खून से रंगना नहीं चाहता। बादशाह ने अपनी मौत को सामने देखा तो कहने लगा, अच्छा, मुझे थोड़ा सोचने का मौका दो। बादशाह अपने महल वापस आ गया। वो बहुत परेशान हुआ। एक तरफ बेटी थी और दूसरी तरफ उसकी अपनी जान। सारी रात टहलते हुए उसने परेशानी में गुजार दी, लेकिन अपनी बीवी को उसने कुछ भी नहीं बताया। वो जानता था कि बीवी को जैसे ही पता चलेगा वो सारा महल अपने सर पर उठा लेगी। सुबह होने तक बादशाह फैसला कर चुका था कि वो अपनी जान दे देगा, लेकिन अपनी बेटी की शादी बंदर से कभी भी नहीं करेगा। वो कुछ नसीहतें करने के लिए अपनी बेटी के पास गया कि बेटी, कल को अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें अपनी माँ को कैसे देखना है और सल्तनत को कैसे संभालना है। शहजादी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अब्बा जान, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत अता करे। बादशाह ने कहा, मेरी बेटी, वो बंदर मेरे भी पीछे पड़ गया है और मुझसे कहता है कि मैं उसकी शादी तुमसे करा दूं, वरना वो मुझे जान से मार देगा। लेकिन ये तो नामुमकिन है। मैं तुम्हारी शादी उससे भला कैसे कर सकता हूं? तुम्हारी माँ ने उसके कत्ल के कई बार मंसूबे किए, लेकिन वो हमेशा नाकाम रही। वो बंदर आज भी जिंदा फिरता है। बादशाह कहने लगा कि मैं जाकर बंदर को साफ साफ बता देता हूं कि मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी के साथ कभी भी नहीं कर सकता। उसके बाद शायद वो मुझे मार दे। तुम अपनी माँ के साथ तहखाने में जाकर छुप जाना और उस वक्त तक बाहर ना निकलना जब तक कि वो बंदर यहां से चला ना जाए। शहजादी ने कहा कि अब्बा, आपकी जान इतनी बेकार तो नहीं है। आप मेरे वालिद ही नहीं, इस सल्तनत के बादशाह भी हैं। आप जाकर बंदर से मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। आखिरकार शहजादी ने जैसे तैसे अपने बाप को मना ही लिया। बादशाह ने बंदर को अपनी रजामंदी बताई और बंदर ने कहा, आप शादी की तैयारी शुरू करें। मलिका को जब यह बात मालूम हुई, उसने सारा महल अपने सर पर उठा लिया। निकाह वाले दिन बादशाह ने मलिका को एक कमरे में बंद कर दिया और शहजादी का निकाह उस बंदर के साथ करवा दिया। शहजादी रुखसत होकर बंदर के महल में चली गई। अगले दिन जब शहजादी महल वापस आई तो बहुत ही ज्यादा खुश थी। मलिका ने जब ये देखा तो हैरान रह गई। मलिका बोली, बेटी, तुम उस बंदर के साथ इतनी खुश हो? शहजादी बोली, हाँ, मैं बहुत खुश हूं। शहजादी दिन में अपने बाप के महल में रहती और रात के वक्त वो बंदर के पास उसके महल में चली जाती है। एक बार रात के वक्त मलिका ने नौकरानियों वाला लिबास पहना
और बंदर के महल में चली गई। शहजादी के कमरे का दरवाजा बंद था। मलिका ने दोनों की बातें सुननी शुरू की। अंदर से किसी मर्द के बोलने की आवाज आ रही थी। मलिका ने ताले के सुराख से अंदर झांका तो देखा कि शहजादी एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान के साथ बैठी हुई है। वो शहजादी के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा है। ये देखकर मल्लिका हैरान रह गई और सोचने लगी, अच्छा तो ये बात है। तभी तो मैं कहूं कि मेरी बेटी भला इस बंदर के साथ इतना ज्यादा खुश कैसे रह सकती है। अब मल्लिका वहां से पलटकर जाने लगी। उसको एक तरफ बंदर की खाल पड़ी हुई नजर आई। मल्लिका सोचने लगी, इतनी मोटी खाल बंदरों वाली ये अपने ऊपर पहनकर भला क्यों रखता है और बंदर बना क्यों फिरता है। अगर मैं इस खाल को झल्ला दूं तो फिर ये कभी भी बंदर नहीं बनेगा। ये सोचकर वो बंदर की खाल उठाकर अपने महल में ले आती है और उस खाल को आग लगा देती है। इधर मल्लिका ने बंदर की खाल को आग लगाई। उधर शहजादे को जलन महसूस होने लगी। शहजादा बचाओ बचाओ करके गायब हो गया। हैरानकुन शहजादी अपने वालिद के महल में वापस आती है तो देखती है उसकी वालिदा ने बंदर की खाल को आग लगा दी थी। शहजादी ने जल्दी जल्दी से वो आग बुझाई। शहजादी को पता चल गया कि उसकी माँ का ये कारनामा है। वो रो रो कर कहने लगी, हाय अम्मा जान, आपने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। आखिर आपकी क्या दुश्मनी थी मुझसे। उसकी माँ ने कहा, बेटी मुझे क्या पता था। मैंने तो सोचा कि मैं वो बंदरों वाली खाल अगर जला दूंगी तो वो बिल्कुल नौजवानों की तरह मेरा जमाई राजा बना रहेगा। शहजादी ने कहा कि अम्मी जान, मैंने आपको कहा था ना कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। अब आपको ठंडक पड़ गई। माँ शहजादी की तमाम बातों को सुनकर परेशान थी। जब बादशाह को पता चला तो बादशाह ने नौकरों को भेजा, लेकिन कहीं से भी बंदर की कोई खबर ना मिली। अब शहजादी ने जोगन वाले कपड़े पहन लिए और शहजादे की तलाश में निकल गई। जंगल जंगल सहरा सहरा वो भटकती फिरती। उसके पांव में छाले पड़ गए। शहजादी का रंग रूप पूरी तरह से बदल गया। एक रात शहजादी उसी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उस पेड़ के ऊपर चकोर और चकोरी बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। शहजादी उनकी बातें सुन रही थी। चकोर दरअसल एक परिंदा होता है। चकोरी ने चकोरे से कहा, क्या बात है चकोरे, तू इतना परेशान क्यों है। चकोरे ने कहा, क्या बताऊं, यहां से यूरोप की तरफ एक शहजादा है। मैं उसके लिए बहुत परेशान हूं। उसके सारे जिस्म पर बड़े बड़े आंवले पड़े हुए हैं। वो सो भी नहीं सकता। सारे तबीब और हकीम उसका इलाज कर करके हार गए हैं। कोई भी उसका इलाज नहीं कर पा रहा है। चकोरी ने पूछा, शहजादे की ये हालत भला कैसे हुई। चकोरे ने कहा, किसी जालिम ने शहजादे को जलाकर मारने की कोशिश की थी। शहजादे की जान तो बच गई, लेकिन उसका सारा जिस्म जल गया है। चकोरी ने कहा, अगर कोई हमारी बेटे इकट्ठी कर लें और इन्हें संदल के साथ घिसकर 40 दिन तक रोजाना सुबह शाम शहजादे को लगाए तो शहजादे के सारे जख्म भर जाएंगे। शहजादी समझ गई कि ये मेरे शहजादे के बारे में बात हो रही है। चकोरी चकोरा तो सुबह उड़ गए। शहजादी ने उनकी सारी बीटें इकट्ठा की और एक ताबीब के भेस में वो यूरोप की तरफ चल पड़ी। वहां से कुछ ही मील की दूरी पर शहजादी को एक शहर नजर आया। शहर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन वहां की हर चीज पर उदासी छाई हुई थी। वहां के लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे और अपने अपने कामों को अंजाम दे रहे थे। शहजादी जिससे भी उसकी परेशानी की वजह पूछती तो सारे बताते कि उनकी शहजादे की हालत बहुत ज्यादा खराब है। शहजादी ने बाजार से संदल खरीदा और दूसरी दवाएं ली और जरूरत का सामान खरीदकर शहजादी शाही महल में पहुंच गई और पहरेदारों से कहने लगी कि जाकर बादशाह से कहो कि हिमालय की पहाड़ियों से एक तबाब आया है, वो शहजादी का इलाज करेगा। पहरेदार भागता हुआ बादशाह के पास गया। बादशाह ने कहा कि उसे फौरन अंदर बुलाकर लाओ। बादशाह ने देखा कि ये तो अभी नौजवान है, ये शहजादी का भला क्या इलाज करेगा। इतने बड़े बड़े तबीब और हकीम इसका इलाज न कर सके। फिर भी बादशाह ने कहा, तुम भला क्या कर लोगे, बड़े बड़े तबीब और हकीम हार चुके हैं। शहजादी बोली, अगर 40 दिन में शहजादा ठीक ना हुआ तो जो चोर की सजा है वही मेरी सजा। ये सुनकर बादशाह ने खुशी से हाँ कर दिया और शहजादी ने कहा कि मुझे शहजादे के साथ वाला कमरा चाहिए ताकि मैं दिन रात शहजादे की देखभाल कर सकूं। बादशाह के हुक्म पर शहजादी को शहजादे के साथ वाला कमरा दे दिया गया। शहजादी ने इलाज शुरू कर दिया और महीने भर ही में शहजादा पूरी तरह से ठीक हो गया, लेकिन जख्म अभी थोड़ी थोड़ी कच्चे थे। जैसे ही चकोरी और चकोरा ने 40 दिन की बात की थी,
इसी तरह शहजादी शहजादे की खिदमत करती रही और बादशाह ने उसे बहुत भारी इनामात देने की तैयारी कर रखी थी और शहजादा उस तबीब का दिल से शुक्रगुजार था। लेकिन हुआ ये कि 40वें दिन शहजादी ने शहजादे के जिस्म पर वह लेप किया और वहां से निकल गई और अपने महल की तरफ लौट आई। शहजादी ने वहां से आने से पहले शहजादे की अंगूठी जरूर उससे मांग ली थी और शहजादे की अंगूठी अपने साथ लेकर वह अपने वालिद के महल पर वापस आ गई। इधर शहजादे को यह मालूम नहीं था कि तबीब चला गया है। महल में शहजादे की सेहतयाबी की तैयारी बहुत जोर शोर से हो रही थी, लेकिन तबीब का दूर दूर तक कोई भी अता पता न था। शहजादा बहुत परेशान था और बादशाह भी हैरान था। ये कैसा तबीब था? वो कैसा हकीम था जो बगैर एक पैसे का तकाजा किए हुए खामोशी के साथ यहां से चला गया? शहजादा जब मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया तो उसको अपनी नई नवेली दुल्हन की याद आई। एक दिन वह अपने वली से इजाजत लेकर शिकार के बहाने से निकला और सीधा अपने ससुराल चला गया। उसने शाही लिबास पहन रखा था। उसके साथ फौज का एक शाही दस्ता भी था। नौकरों ने उसे बड़े ही एहतराम के साथ महल में बिठाया और बादशाह को खबर दी। बादशाह बेटी के गम में वक्त से पहले ही बूढ़ा हो चुका था। शहजादे ने बड़े ही अदब से बादशाह को सलाम पेश किया। बादशाह ने कहा, बेटा तुम कौन हो? कहां से आए हो? शहजादे मालूम देते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता हूं और मैंने तो इससे पहले तुम्हें कभी देखा भी नहीं है। शहजादी ने कहा, ए मेरे मोहसिन, आप भले ही मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको कभी भी नहीं भूल सकता हूं। मैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। दरअसल मैं वही बंदर हूं जिसको आपने अपन बराबरी का दर्जा दिया था, अपने महल में रखा, खिलाया पिलाया और अपनी बेटी के साथ मेरी शादी कर दी थी। बादशाह ने खुशी से और हैरत से पूछा कि बेटा ये कैसे मुमकिन है? शहजादी ने कहा कि आपको मैं अपनी कहानी बाद में बताऊंगा, पहले बताइए कि मेरी दुल्हन कहाँ है? बादशाह ने कहा, बेटा वो तुम्हारे जाने के बाद उसी महल में अकेले रहती है। शहजादा वहां खुशी से भागा, महल के अंदर गया। शहजादी गम की तस्वीर बनी बैठी थी। फूल सा चेहरा मुरझाया हुआ था। शहजादे को अपने सामने देखकर शहजादी को यकीन ही नहीं आया। शहजादी ने कहा, हाँ शहजादी, तुम्हारी मोहब्बत मुझे यहां खींच कर लाई है। तुम्हारी मां ने तो मुझे मारने में कोई कसर ना छोड़ा। मेरा सारा जिस्म बड़े बड़े आंवलों से भर गया था। मेरे बचने की तो कोई उम्मीद ना थी। शहजादी ने कहा, फिर तुम भला ठीक कैसे हुए? फिर शहजादे ने उसे पूरी कहानी बताया। शहजादी ने कहा, अच्छा फिर तो आपने उस हाकिम को बहुत मालामाल कर दिया होगा। शहजादे ने कहा, नहीं, हैरत की बात यह है कि उसने हमसे कुछ भी ना लिया, सिवाय मेरी एक अंगूठी के, और वो चुपचाप वहां से चला गया। शहजादी ने उसे अंगूठी दिखाते हुए पूछा, क्या यही आपकी अंगूठी है? शहजादे ने कहा, हाँ, लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे आई? शहजादी ने कहा, क्योंकि वो तबीब कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। फिर शहजादी ने उसे पूरी कहानी सुनाई। शहजादी ने कहा, मेरी माँ भी आपकी दुश्मन नहीं थी। जब मेरी माँ ने आपको इंसान बना हुआ देखा तो उसने बंदर की खाल को जला दिया। ना ये खाल होगी, ना आप दोबारा बंदर बनेंगे। शहजादी बोली, गलती आपकी भी है कि आपने मुझे कभी भी बंदर बनने की वजह बताई ही नहीं, वरना मैं उस खाल को अपनी जान से ज्यादा हिफाजत के साथ रखती। शहजादे ने कहा, दरअसल मुझे ये सारी बातें बताने का कभी मौका ही नहीं मिला। तकरीबन 1 साल पहले की बात है। मैं शिकार करने के लिए निकला और मेरे साथ नौकर भी थे। जंगल में मुझे एक हिरण नजर आया। मैंने उस पर तीर चलाया। वो हिरण मेरी आंखों से ओझल हो गया। मैं उस हिरण की तलाश में निकला। मैं इतना आगे निकल गया कि मेरे साथ जो लोग थे वो सब के सब पीछे रह गए। मैं अपने साथियों से बिछड़ चुका था। मैंने देखा कि सेहरा के पास एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। उनके करीब 10 से 12 साल का बच्चा भी बैठा हुआ था। वह बुजुर्ग रो रहे थे। उस बच्चे की टांग से खून बह रहा था। वह बुजुर्ग रो रो कर उस शख्स को बद्दुआ देते जा रहे थे जिसने उस बच्चे की टांग पर तीर मारा था। मुझे देखकर बुजुर्ग ने गुस्से से कहा, तुम इंसान हो या बंदर हो, तमीज तो तुम्हें छूकर भी नहीं गुजरी है। बस ये उनके कहने की देर थी। मैं फौरन इंसान से बंदर की शक्ल में तब्दील हो गया। अब जंगल जंगल भटकता फिरेगा, तुझे कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। उनकी बद्दुआ से और अपनी हालत से मैं इतना परेशान हुआ, मैंने उनके पांव पकड़ लिए। रो रो कर उनसे माफी मांगने लगा। मेरी उस हालत को देखकर उस बच्चे को मुझ पर तरस आ गया। उसने अपने दादा से कहा कि दादा जान, जब इंसान अपनी गलती को मान ले तो उसे माफ कर देना चाहिए। हमें चाहिए कि हम इसे माफ कर दें,
लड़के ने जब बहुत ज्यादा इसरार किया तो बुजुर्ग ने कहा कि देख, इससे सीख, तूने इसके साथ क्या किया और ये तेरी भलाई मांग रहा है। खैर, मैं अपनी बद्दुआ तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इसे कम कर सकता हूं। साल भर तू बंदर ही रहेगा। जब कोई लड़की तुझसे हमदर्दी करते हुए शादी के लिए तैयार हो जाएगी, तब तू अपनी असली हालत में वापस लौट आएगा। अगर 1 साल से पहले तेरी शादी हो गई, सिर्फ अपनी बीवी के सामने ही तू इंसान की शक्ल में आ सकेगा। मजबूर होकर मैं वहां से आ गया। मैं वापस अपने महल भी नहीं जा सकता था और मेरा कोई और ठिकाना भी नहीं था। 6 महीनों तक मैं जंगल में यूं ही भटकता रहा कि उसके बाद मेरी मुलाकात तुम्हारे वालिद के साथ जंगल में हो गई, जो मुझे वहां से अपने साथ महल में लेकर आ गए। फिर बादशाह ने तुम्हारी शादी मुझसे करवा दी और आगे की सारी बातें तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। शहजादे की यह बात खत्म ही नहीं हुई थी। ये मल्लिका और बादशाह ने सारी गुफ्तगू सुन ली। फिर मल्लिका ने शहजादे से माफी मांगी और शहजादे ने मल्लिका को माफ कर दिया। बादशाह ने कहा, हमारा कोई बेटा नहीं है, बेटा अब तुम मेरे पास रहोगे। शहजादे ने कहा, अभी तो मुझे अपनी दुल्हन को लेकर अपने महल पर जाना है, अपने वालिद से मिलवाने के लिए। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपका हाथ बटाने जरूर आता रहूंगा। उसके बाद शहजादा अपनी दुल्हन को साथ लेकर अपने वालिद के पास चला गया और फिर दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी को गुजारने लगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।